नमस्कार दोस्तों। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्याय विभाग में एपीओ, जिसे आप लोग जानते हैं, जिसे पूरे नाम से सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग जो पेपर का डिस्कशन करते आ रहे हैं, विगत सालों में जो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं कि किस तरह से आंसर ये सही होगा, क्यों यही होगा, इस पर भी चर्चा करते आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं विधिक आज़ादी आपके हर सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के इवेंट और अलग अलग तरह की रिसर्च करता रहता है, ताकि आपको कहीं भी कोई असुविधा न हो। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन की सीरीज जो है 30 फर्स्ट टू 45 तक जाएंगे और देखेंगे कि यह कैसे यहाँ पर आया। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप लोग कोर्ट साहब के नाम से भी जानते हैं, सरकारी वकील भी कहा जाता है बोलचाल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, और उसे शार्ट में एपीओ, और जिस स्टेट का होता है उस स्टेट के साथ उसका नाम जोड़ करके हम लोग लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे यूपी एपीओ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे यहाँ पे यह बातें आई। आज का प्रश्न है, हम लोग बाईलिंगुअल देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि जुडिशरी के मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश में ही अपने परफॉर्मेंस, अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं, इसीलिए यह डिसीजन लिया गया। आज का क्वेश्चन है, द वर्ड सत्याग्रह वाज गिवन बाई, मतलब सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा दिया गया था। आपके सामने ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। ए में महात्मा गांधी, बी में मगन लाल गांधी, सी में देवदास गांधी, डी में कस्तूरबा गांधी। तो आप ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे शब्द जो है सत्याग्रह की बात की जा रही है, इस शब्द न कि सत्याग्रह किसने किया था, सत्याग्रह यहाँ पे वर्ड की बातें की जा रही हैं, यह ध्यान देंगे, शब्द की बातें की जा रही हैं। यहाँ देखेंगे सत्याग्रह शब्द की बातें, तो महात्मा गांधी ने उसको इस रूल में नहीं लिया था। और आप देखेंगे देवदास गांधी भी वहाँ पे और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने भी इस पे कोई काम नहीं किया था। तो एक विकल्प बचता है आपके सामने मगन लाल गांधी। मगन लाल गांधी ने इस शब्द के पीछे अपनी भूमिका निभाई थी, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो आपको मिल गया यहाँ पे आंसर बी, मगन लाल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये कैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ए बी सी डी में 1774, 1833, 1858, 1911। आप देखेंगे ये जो टाइम है और ये टाइम को थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका वायसराय की बातें आ गई थी, यहाँ से वायसराय की नियुक्ति हो गई थी। इसके बाद जो भी चीज़ आएंगी वायसराय की बात आएगी, इसके पहले गवर्नर की बात आएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यह 1774 में 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो गई थी। उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कार्य करता था और वह अपने अनुसार सारे नियम कानून का देखभाल करता था। तो आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम किसे नियुक्त किया गया था, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज़पेपर बॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत फेमस, उसका नाम ही था, आप जानते हैं कि केसरी, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ए में दिया है युगांतर, इनका नहीं था,
किसका था, अगर आप जानना चाहते हो तो लिखिए। और देशभक्ति ये किसकी थी, और क्रांति किसकी थी, ये क्या थी, इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम था केसरी। तो ध्यान देंगे, यह बाल गंगाधर तिलक जिनका 1920 में डेथ हो गया था, और हमेशा ये अपने काम के लिए जाने जाते थे। यह आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 में, हु अमंग द फॉलोइंग्स गिव इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है, इकबाल, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह और CR दास। तो ध्यान देंगे कि इन जो चारों हैं ये क्या करते थे, इंकलाब जिंदाबाद क्यों देंगे, ये ध्यान दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद वही देगा जिसके लिए सीने में आग होगी। जब आग होगा तो इंकलाब जिंदाबाद की बात आएगी। यहाँ पे ऑप्शन में C भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह ने अपने लाइफ में आज़ादी के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, इसीलिए उनके मुख से निकला यह शब्द था इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे इकबाल की एक कहानी नहीं थी। सरोजिनी नायडू को आप जानते हैं, यह दूसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थीं, और इनके बाकी काम अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में कौन था, निम्नलिखित में से कौन ICS भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। इतना आसान और इतना अच्छा क्वेश्चन आप जान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1916 में यह सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इनका चयन हुआ था। उस समय यह परीक्षा इंग्लैंड में संपादित की जाती थी, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1920 के बीच में उन्होंने भी इंग्लैंड जाकर के इस परीक्षा को निकाला था। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी नहीं होंगे, यहाँ पे लाला लाजपत नहीं है, SC बोस नहीं है। यह ध्यान रखेंगे, इनके जीवन में सिविल सर्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बुल्ट ड्यूरिंग हुज रिजीम। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, किसके रिजीम में किया गया था। यहाँ पे रिजीम की बात आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने विकल्प है 4 A B C D। तो यहाँ पे आप हो जाएगा शाहजहां। ये लोग थे कौन, ये लोग मुगल वंश के उत्तराधिकारी थे। मुगल वंश का पहला शासक था बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, तब जाता है नाम शाहजहां का। तो ध्यान देंगे, ये मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने, और ताजमहल आगरा में इसने, और दिल्ली में लाल किला भी इसने ही निर्माण करवाया था। कब कब किन चीज़ों का निर्माण कराया था, अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अवश्य मिलेगा। चलिए देखते हैं कि यह शाहजहां की बातें आपके सामने आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द टर्म स्वराज। ये जो टर्म स्वराज है यह किसने पहली बार यूज किया था, यह देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे BG तिलक साहब ने यह किया था। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो क्यों 2 जगहों पे आपको इनका नाम आया, जिनकी मृत्यु 1920 में हो चुकी थी। आपने सुना होगा लाल बाल पाल नाम सुना होगा, और ये भी सुना होगा गरम दल। तो ध्यान देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पकड़ में आएगा स्वराज की बातें, यहाँ कि कौन कर सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते ही हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, दादा भाई नौरोजी को जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम। गदर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ,
यह कहाँ से प्रकाशित हुआ? यहाँ पे आपके सामने उत्तर में A, B, C, D में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड। तो अगर आप देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा कि यह अमेरिका से संपादित होता था। इसका पब्लिशिंग अमेरिका से होती थी, जिसे आप लोग आज के टाइम में USA कहते हैं। क्या है ये? इस मतलब न्यूज़पेपर गदर जो था, एक किसने इसका मतलब कौन करता था? गदर के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि गदर का संपादन करता कौन था। यह भी जानना चाहिए आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे उस समय कौन रहे होंगे। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात आ रही है, राजेंद्र प्रसाद की बात आ रही है, JB कृपलानी की बात आ रही है, अब्दुल कलाम की बात आ रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में 2 टर्म का उन्हें बेनिफिट मिला था, और आप जानते हैं संविधान सभा के प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लर्नेड व्यक्ति थे, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे आप इनके किए हुए कामों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको यहाँ आगे मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर द 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? ध्यान देंगे इसके साथ अखंडता भी जोड़ा गया था, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। यह ध्यान देंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था इमरजेंसी के टाइम में। कैसे जोड़ा था, क्यों जोड़ा था, क्या था, ये ध्यान अगर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पीरियड में इमरजेंसी लगी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे संविधान में बहुत सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, और उस समय भारत में इमरजेंसी चल रही थी, फिर भी यह काम किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोरारजी देसाई जब PM बने 1977 में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिवर्ट कर दिया, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान इसे आगे जा करके बहुत उचित नहीं है देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक कर दिया। तो आपको मैंने बताया 1976 में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग्स इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नए राज्य की स्थापना का अधिकार है? अब नए राज्य का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। आप जानते हैं संविधान के जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो आर्टिकल 2 आपके दिया गया है और 3, उसके बारे में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि नए राज्य का निर्माण की बातें कैसे होती है। 3 में क्या कहा गया है, 2 में कहा गया है, तो और 4 में क्या कहा गया है, वहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे उसका निर्माण कौन करेगा दोस्तों? आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा संसद। संसद कैसे करेगी? क्योंकि किसी भी राज्य का निर्माण करने के जो अथॉरिटी है वह संसद को ही है। संसद में कौन कौन से लोग होते हैं? आपके राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिल करके ही निर्माण करते हैं। यह दोनों मतलब नए राज्यों, यहाँ पे प्रेसिडेंट उनका एक ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया ये पूरे करते हैं। ये ध्यान देंगे तो यहाँ संसद करती, से राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया। राज्य विधानसभा या विधान परिषद को कोई अधिकार यहाँ नहीं मिला हुआ है।
इन बातों को भी आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो समझ जाएंगे। अब बात आती है इसमें राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का केयर टेकर है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे अकेले कुछ नहीं कर सकते। संसद इसमें प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव लाने के बाद ही आर्टिकल में जो नियमावली बनाई गई है सामान्य बहुमत से, मतलब सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है ये ध्यान देंगे वहां पे तो समझ में आएगा कि क्या सामान्य बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वालों का यहाँ पे आधे से अधिक की बातें की गई हैं और ध्यान यहाँ देंगे। अगला देखेंगे इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज, भारत में प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी डी में, ए में निर्वाचित, बी में चयनित, सी में नामांकित और डी में नियुक्त किया गया। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे कैसे आते हैं, आप ये भी पता होना चाहिए कि ये तो आते हैं प्राइमरी लेवल पे, व्यक्ति आता है वहाँ न जाइए, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें नियुक्त करते हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है, ये ध्यान देंगे, इनके अपॉइंटमेंट की बातें यहाँ की जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि यह संसद होते हैं या नहीं भी होते हैं, जिस सदन में कहा जाए कि लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है वही व्यक्ति लोग सदन का नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति को उस नाम का उन्हें सूचना करते हैं, तो राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नामांकित भी नहीं होता है, चयनित भी नहीं होता और निर्वाचित भी नहीं होता, ये हो जाएगा आपका अपॉइंटेड होते हैं। अब थोड़ा सा आप अगर आगे बढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। यहाँ पे 4 ऑप्शन ए बी सी डी की बात आएगी, तो ध्यान देंगे। पहला है ए में राष्ट्रपति, यहाँ दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है संसद और चौथा है संविधान। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका उत्तर न तो राष्ट्रपति होगा, ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का केयर टेकर होते हैं, संसद नियम बनाने के लिए होती है, सर्वोच्च कौन होगा, ध्यान देंगे संविधान, क्योंकि सभी चीजें संविधान से ही चलाई जाती हैं, सभी का काम है संविधान के अनुसार काम करना, इनका भी, लेकिन सबसे बड़ा पावर जहां छिपा है वह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में छिपा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, यहाँ पे सर्वोच्च की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे सुप्रीम की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे, तो आपको क्वेश्चन खोजने में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू whom among the following will be लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश एड्रेस हिज रिजिग्नेशन लेटर, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे। यहाँ पे संबोधित करेंगे किसे, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, स्पीकर ऑफ विधानसभा। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करते हैं। तो जिसकी नियुक्ति जो करता है उससे नीचे किसी भी विभाग में किसी को भी रिजिग्नेशन लेने का या करवाने का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गवर्नर, मतलब गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर मतलब किसी भी स्टेट का भी इस तरह की अगर बात आएगी लोकायुक्त की, अगर उनके अपॉइंटमेंट्स और उनकी रिजिग्नेशन सभी चीज़ें वहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट ही करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रल में प्रेसिडेंट की बात आएगी अगर ये बातें आती हैं और यहाँ पे इनकी बातें आती हैं, तो देखेंगे गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात आएगी। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इतना पावरफुल क्यों होता है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके जिज्ञासा का समाधान अवश्य किया जाएगा, आप केवल लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम्स वाज इन द हैंड्स ऑफ,
अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? यहाँ पे आप जानते हैं बैरम खान लिखा हुआ है, बी में मान सिंह, सी में बीरबल और डी में टोडरमल। तो ध्यान दें, ये बैरम खां कौन था? इनका संरक्षक और इनके एक तरह से गुरु के रूप में इनका सेनापति का काम करता था। मान सिंह जोधाबाई के पिता थे, जो उनके सेना में एक सहयोग के रूप में कार्य करते थे, और बीरबल इनके नवरत्नों में से जो थे उनमें इनके मंत्रिमंडल के थे। टोडरमल भी थे, यह सीतापुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास के रहने वाले थे टोडरमल साहब। इन्होंने इस चीज की व्यवस्था दिया था। क्या दिया था? रेवेन्यू सिस्टम, कैसे राजस्व की व्यवस्था की जाएगी, राजस्व व्यवस्था किस आधार पे ली जाएगी, किन किन पैमानों के साथ की जाएगी, इनमें टोडरमल साहब ने दिया था। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, टोडरमल। टोडरमल मतलब समझ लीजिए, नाम को पकड़िए। टोड का मतलब क्या होता है और मल का मतलब क्या होता है, तो आप उत्तर को पकड़ लेंगे राजस्व व्यवस्था को लेकर के। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हल करने में बहुत आसानी सुविधा होगी अगर आप सभी विकल्पों पे विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ा सा समय बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लोग को चर्चा करने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके चारों विकल्पों को हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि क्यों 3 विकल्प यहाँ गलत या सही हैं। आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।